हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है। जो आज के टॉपिक का टाइटल है वो है हाउ टू डू सैलरी नेगोशिएशन या हिंदी में अगर मैं बताऊं तो सैलरी नेगोशिएशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सैलरी नेगोशिएशन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं जिसमें आप सैलरी को नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप होता है सैलरी नेगोशिएशन का वो है कि आप कितने प्रिपेयर्ड। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि जब आपको सैलरी नेगोशिएट करने जाना है तो आपको माइंडसेट पूरा बनाना पड़ेगा कि हाँ, सैलरी जो है जितनी मैं मांगना चाहता हूँ मुझे उतना मांगना है। अगर सैलरी कम भी ऑफर की जा रही है तो मैं उससे हटूंगा नहीं, मैं सैलरी नेगोशिएट करूंगा। तो आपको अपना माइंडसेट बनाना है बेसिकली। ये जो पहला इंस्ट्रक्शन है जो बोलता है। ठीक है, फिर दूसरा जो है जैसे आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, जो हायरिंग मैनेजर है वो आपका जब सैलरी नेगोशिएशन करता है तो यहाँ पे कोशिश आपको ये करनी है, कोशिश क्या आपको ये करना ही करना है कि जो सबसे पहला कन्वर्सेशन है वो आप ही स्टार्ट करें। ठीक है, जब क्योंकि जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो है अपर हैंड हो जाता है और आप सैलरी नेगोशिएट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप जो कन्वर्सेशन है आप स्टार्ट करें। फिर जो तीसरा आता है वो है कि आप जब आप सैलरी नेगोशिएशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने दिमाग पे अपना जो नंबर है, जो आपको सैलरी चाहिए वो फिगर आपको क्लियर रखना जरूरी है। ठीक है, वो फिगर आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को इतनी सैलरी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से ही जब आप हायरिंग मैनेजर के सामने जाएंगे तो आप जो है सैलरी को नेगोशिएट कर पाएंगे। और चौथा है दोस्तों गेटिंग एन आंसर। तो हमेशा रेडी रहें कि जो सामने वाला जो हायरिंग मैनेजर है उसके तरफ से क्या आंसर आता है। ठीक है, और कोशिश यही करें कि उसके तरफ से जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए, ताकि जो क्योंकि जो आपने पीछे के जो 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं वो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आंसर ऑब्वियसली जो है उनकी तरफ से पॉजिटिव होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे शुरू करते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहली चीज है वो है गेटिंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो गेटिंग प्रिपेयर्ड में क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज जो है आपको अपनी वैल्यूज जाननी है। ठीक है, कि आपकी क्या वैल्यू है, आपको क्या आता है। ठीक है, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या किसी इंटरव्यू के लिए आप गए हैं देने के लिए तो आप कितनी वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, या कितनी वैल्यू आप ऐड कर पा रहे हैं उस प्रोफाइल के लिए जो आपको मिलने जा रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर जो दूसरी चीज आती है वो टॉकिंग टू अ रिक्रूटर। ठीक है, या रिक्रूटर से बात करना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका ये काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप रिक्रूटर से बात करते हैं, एचआर से बात करते हैं, तो आपको ऑलरेडी जो है सिनेरियो पता लग जाते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू ऑलरेडी देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर्स से जब आप इंटरव्यू के लिए बात करते हैं तो उनसे बात करें, उनसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मतलब कितना मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी सैलरी जा रही है इस प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर से बात करें, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। फिर जो अगला है ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने थॉट्स को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके जाएं। ठीक है, आपको इधर उधर नहीं सोचना है। अगर आप अपने दिमाग में एक पर्टिकुलर वैल्यू सोच के जाते हैं कि ये है मेरी, ये मांग है और मैं यही मांगूंगा, तो आपको वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके जाना है। क्योंकि वहां जब आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं तो वहां पे जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है आपको वहां डिटर नहीं होना है। डिटर का मतलब है कि आपको इधर उधर नहीं होना है, आपको अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखना है ताकि आप वही नंबर पा सकें जो आप अपने दिमाग में सोचें। ठीक है, वही सैलरी आपको ऑफर हो सके। फिर अगला जो आता है ऑलवेज पिकअप द टॉप रेंज फॉर द सैलरी नेगोशिएशन। हमेशा जब भी आप सैलरी नेगोशिएशन करने जाते हैं, आपको जितनी भी चाहिए सैलरी हमेशा टॉप रेंज कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि जब आप टॉप रेंज कोशिश करके जाते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में जब आप 100% का आप जब सोच लेंगे कि मुझे 100% स्कोर करना है तब आप कम से कम 80% तो लेके आएंगे ही आएंगे। तो यहां भी वही होता है। तो हमेशा जब आप टॉप रेंज सैलरी का सोच के रखेंगे कि
मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तब आप कहीं ना कहीं उसके रेंज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद नो योर एग्जैक्ट नंबर दैट यू आर विलिंग टू आस्क। ठीक है, अब ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, पहला वाला जो है मैंने आपको बोला है आप टॉप रेंज सोच करके रखें। अब जहां दूसरा जो है आप एग्जैक्ट नंबर सोच के रखें कि आपको क्या चाहिए, कितना आपको चाहिए। अगर आपको सैलरी जो है 50,000 चाहिए, तो आपको मांगना ही है 50,000। तो ये नंबर आप क्लियर रखें। ठीक है, बहुत जरूरी होता है। फिर अगला है बी विलिंग टू आस्क अवे, बी विलिंग टू वॉक अवे इफ सैलरी क्राइटेरिया डज नॉट मेट। ठीक है, तो जो अगला है इसमें ये है कि आपको डरना नहीं है। जब भी आप सैलरी नेगोशिएशन करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा से कोशिश ये करनी है कि आपको अगर आपकी मुताबिक सैलरी नहीं मिलती है, तो डरना नहीं है वहां से वॉक अवे करने में। मतलब आप वहां से उठ के जाने में आपको डरना नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आप अपना जो स्टैंड है वो बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप सैलरी नेगोशिएशन करने के लिए जाते हैं, तो जो सामने वाली पार्टी या हायरिंग मैनेजर है या रिक्रूटर है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा परसुएट करेंगे जो उनका जो सैलरी बार है उसके लिए। तो कोशिश करें आप अपना स्टैंड पॉइंट दें कि नहीं ये ज़रूरी है और ये चाहिए। अगर नहीं तो भाई मैं जो है, अगर आपको उठ के वहाँ से जाना भी पड़े तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हमेशा रेडी रहें। ठीक है, क्योंकि सैलरी नेगोशिएशन में आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। अपने नंबर्स के साथ रेडी रहें, अपने थॉट प्रोसेस के साथ क्लियर रहें। ठीक है, मार्केट को एनालाइज करके आप रेडी रहें। मतलब कुल मिला के कहने की बात ये है कि ऑलवेज बी रेडी। ठीक है, क्या रहेगा, और हमेशा ये सोच के रखें कि आप कंपनी को क्या देने वाले हैं, आपने क्या वैल्यू आपको ऐड करनी है कंपनी में। ठीक है, तो उसके साइड से आपको एकदम रेडी रहना है। ठीक है, ताकि जब आप सैलरी नेगोशिएट करें, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो कि हाँ भाई मेरे को ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसके बेसिस पे मेरे को इतनी सैलरी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। फिर अगला है, जब भी आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए जाते हैं, तो जैसे जब स्टार्टिंग में आपने इंटरव्यू देना शुरू किया होगा, तो बहुत सारे लोग हैं जो है प्रैक्टिस करते हैं कि भाई हाँ मुझे ऐसे इंटरव्यू देना है, ऐसे जाके बात करना है। तो सेम चीज़ इसके लिए भी फॉलो होती है, क्योंकि सैलरी नेगोशिएशन एक बहुत ही ट्रिकी साइंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगोशिएट करना है उससे। ठीक है, आपको कंपनी से पैसे लेने हैं। ठीक है, जितना आप डिजर्व करते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ताकि वहां पे आपको बोलने में झिझक ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले स्टेप में चलते हैं, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन। तो जो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है वो है ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, जब आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहली चीज होती है आपको हमेशा कॉन्फिडेंट होना होता है। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है, जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कन्वर्सेशन वाइल विथ आस्किंग क्वेश्चन टू अ हायरिंग मैनेजर। हमेशा आप जब नेगोशिएशन के लिए जाते हैं, सैलरी नेगोशिएशन के लिए, तो हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी तरफ से होना चाहिए। ठीक है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्सेशन, तो ये आपको अपर हैंड देता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। फिर जो अगला आता है, उनको जो भी जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने हायरिंग मैनेजर से या रिक्रूटर से, जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको ये बताना है कि आप क्या कर सकते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, आप कंपनी को क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्या उस पोजीशन के लिए आपके पास काबिलियत है और कितना आप कर सकते हैं। तो आपको शो केस करना पड़ेगा अपना वैल्यू। ठीक है, ट्राई शोइंग व्हाट यू कैन डू फॉर द कंपनी। ठीक है, कन्वर्सेशन में आपको बताना है। फिर अगला आता है ऑलवेज फोकस ऑन द फ्यूचर। हमेशा अपने फ्यूचर को लेके बात करें। ठीक है, कि फ्यूचर में आपको ठीक है यहाँ पे पहुंचना है, ये आपका गोल है। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको डिस्कस करनी है अपनी सैलरी। ठीक है, ये फ्यूचर जो है आपको उनको नहीं बताना है, आपको अपने दिमाग में ये फ्यूचर आपको सोच के रखना है, उसके बेसिस पे आपको बात करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगला आता है गेट इन टू देयर शूज एंड थिंक एज। ठीक है, तो जो हायरिंग मैनेजर है उनके शूज में भी आपको थोड़ा सा उतरना होता है, सोचना पड़ता है कि भाई अगर हायरिंग मैनेजर हैं तो उनके साइड से क्या प्रतिक्रिया है, जो आपने आंसर्स दिए हैं वो वैलिड हैं, तो उसके बेसिस पे कितना दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके शूज़ में भी एक बार आप उतरें, उनके शूज़ में भी जाके आप सोचें। ठीक है, तो ये भी आपको एक काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव देगा कि आप कितना सैलरी जो है वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं और कितना आपको मिल सकता है। फिर हमेशा जो है आपको अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचना होता है। ठीक है, ऑलवेज पुट योर फैमिली फर्स्ट। ठीक है,
यहाँ पे ये पॉइंट रखने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप सैलरी नेगोशिएशन करने जाते हैं, तो कोशिश ये करें अपनी फैमिली के बारे में सोचें, क्योंकि भाई देखिए जब आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको सैलरी हाइक चाहिए। सैलरी हाइक क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस है, ठीक है, आपको अपनी फैमिली चलानी है, ठीक है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़रूरी से सोचें और उसके बेसिस पे अपना जो है सैलरी रखें कि मेरे को इतना चाहिए, ठीक है। और हमेशा, ठीक है, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड पुशी एज वेल, ठीक है। जब भी आप सैलरी नेगोशिएशन करने जाते हैं, कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लेके आइए। ऑलवेज बी पॉजिटिव कि मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतना मिलेगा ही मिलेगा और मेरे को ये लेना ही है, ठीक है। तो ये थॉट हमेशा अपने पास रखें और बी पुशी। बहुत मैं यहाँ पे हार्ड सेल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आराम से बातों बातों में अपनी वैल्यू बतानी है, अपनी ट्रेड्स बताने हैं उनको कि आप क्या कर सकते हो, कंपनी को कितना वैल्यू दे सकते हो, कितना वैल्यू ऐड कर सकते हो इस पोजीशन में। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको थोड़ा सा पुश होना है कि आई वांट दिस मच ऑफ अ सैलरी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप है वो फिगरिंग आउट द नंबर, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नंबर ही नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा ही जरूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ऑलवेज पुट योर नंबर आउट देयर फर्स्ट। तो जैसे ही आप कन्वर्सेशन के लिए जाते हैं, जैसे मैंने पहले बोला आपको पिछले स्लाइड में कि जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कन्वर्सेशन आपके साइड से होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपके साइड से पहला कन्वर्सेशन हो रहा है तो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो अपना नंबर उनको दे देना है कि दिस इज द नंबर दैट आई वांट, दिस इज द सैलरी दैट आई वांट, मेरे को इतनी सैलरी चाहिए, ये सैलरी है जो मैं डिजर्व करता हूं, ये मुझे चाहिए। तो आप सबसे पहले अपना जो एग्जैक्ट नंबर है सब कैलकुलेट करने के बाद वो आप रख दें वहां पे, ठीक है। ये बहुत जरूरी था पहला स्टेप इसमें। फिर दूसरा होता है ऑलवेज आस्क फॉर मोर व्हाट यू एक्चुअली वांट। तो लेट्स से आपको यू वांट 50,000, ठीक है। अब आपको 50,000 तो चाहिए, अपने सारे कैलकुलेशंस करके देख लें। अब यहाँ पे आपको लगता है कि जब आप सैलरी नेगोशिएशन करने जाओगे तो आप जब 50,000 ऑलरेडी रख दोगे तो सैलरी नेगोशिएशन आपको तुरंत 50,000 तो नहीं दे देंगे वो, है ना। तो आपको वो नीचे ही लेके आएंगे, ठीक है। दिल कम टू 40, दिल कम टू इवन दिल कम टू 35, ठीक है। तो विच इज द वर्स्ट सिनेरियो ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस सेंस में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 50 चाहिए तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर 60 और 65, ठीक है। तो अपना बार एक सेट करके रखें कि ऑलवेज यू हैव टू आस्क फॉर मोर, कि मेरे को इतना चाहिए, क्योंकि इतना मैं बात करूंगा तो मेरे को इतना तक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आप 60 या 65 का टारगेट रखते हैं तो आपको 50 पे आके तो आपकी गाड़ी रुकी जाएगी, मतलब 50 तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में जितनी भी सैलरी होती है उससे कुछ परसेंटेज ज्यादा ही मांगे, ताकि आप अपने एग्जैक्ट फिगर पे आके रुक पाए, ठीक है दोस्तों। अब अगला आता है डू नॉट यूज द रेंज इन सैलरी। हाँ, ये बहुत जरूरी है, जो तीसरा पॉइंट है, क्योंकि आप जब आप रेंज रख देते हैं ना, कोई सैलरी आपसे नेगोशिएट करता है, कोई एचआर आपसे सैलरी नेगोशिएट करता है, तो जब आप वहां पे रेंज रख देते हैं कि सर ये मैडम जो भी है, जो भी नाम से आप बुलाएं, फिर उसके बाद आप बोल दें कि मुझे जो है 30,000 से 60,000 या 40,000 से 60,000 के बीच मुझे सैलरी चाहिए, तो उनको क्या है, जो सैलरी नेगोशिएशन है उनको तो फ्री हैंड मिल जाता है खेलने के लिए, फिर समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश ये कीजिए कि उनको फ्री हैंड मत दें आप, ठीक है। उनको आप एग्जैक्ट नंबर दें। यहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन के लिए आप रेंज बिल्कुल यूज मत करें कि मुझे इससे इसके बीच सैलरी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी सैलरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे आपको कम भी मिल सकता है, समटाइम्स आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे टाइम पे जो है आप मायूसी होंगे क्योंकि आपको कम ही मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि सैलरी नेगोशिएशन के दौरान आपको रेंज यूज नहीं करनी है, ठीक है, इसको अवॉइड करें। फिर अगला आता है बी काइंड एंड बी फर्म वाइल डूइंग सैलरी नेगोशिएशन। तो हमेशा से जब आप किसी से भी सैलरी नेगोशिएशन करते हैं, किसी भी हायरिंग मैनेजर से आप सैलरी नेगोशिएशन करते हैं, तो हमेशा से काइंड रहें, काफी काइंड होके बात करें, ठीक है। अपनी वैल्यूज बताएं, अपने ट्रेड्स बताएं, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं कंपनी के लिए वो बताएं, इत्मीनान से बात करने के बाद। लेकिन अपने सैलरी जब आपका नेगोशिएशन हो रहा है, क्योंकि सामने से भी सैलरी नेगोशिएट होगी और अच्छे से होगी, ठीक है। तो जब आपको वो सैलरी नेगोशिएट करके कुछ दें, ठीक है, लेकिन आपको वो फिट नहीं हो रहा है कि नहीं मुझे इतना नहीं चलेगा या मुझे इतना नहीं चाहिए, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको उसी समय फर्म रहना है अपने डिसीजन पे, नहीं मुझे इतनी सैलरी चाहिए और मैं इससे पीछे तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो कोशिश ये करें आप। फिर अगला जो है ऑलवेज फोकस ऑन द मार्केट वैल्यू। आप जब भी सैलरी नेगोशिएशन के लिए जाएं तो मार्केट वैल्यू जरूर पता करके जाएं। जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप जा रहे हैं उस डेजिग्नेशन का जो है मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में कितनी सैलरी उस डेजिग्नेशन पे मिल रही है और उस जगह पे मिल रही है, वो जरूर पता कर लें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस
पे काफ़ी फोकस करें। फिर अगला आता है डू नॉट टेल देम अबाउट योर पर्सनल नीड्स। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जब सैलरी नेगोशिएशन की बात आती है तो वो अपनी पर्सनल नीड्स बता देते हैं कि मेरा यहाँ पे मेरे को सैलरी लोन चुकाना है, मुझे ये किस्त भरनी है, मुझे यहाँ पे खर्चा लगेगा, मेरे को ये सारी दिक्कतें। देखिए दोस्तों, कंपनी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। कंपनियों को आपकी पर्सनल नीड से कोई लेना देना नहीं है और वो ना वो आपसे कोई पर्सनल सिंपैथी रखती है। ठीक है, टू बी फ्रैंक, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, वो आपसे कोई सिंपैथी नहीं रखती। वो आपको हायर कर रही हैं क्योंकि उनको आपसे काम करवाना है। आप वहाँ आप हायर होने जा रहे हो क्योंकि आपको काम करना है और आपको उससे पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको पर्सनल नीड आपको बतानी नहीं क्योंकि वो कोई फर्क नहीं लाने वाली। ठीक है, कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या पर्सनल नीड है, आप कितने मुसीबत से जूझ रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोशिश ये करें इस चीज को इग्नोर करें, इस चीज को बिल्कुल भी ना बताएं। ये पर्सनल नीड आपके दिमाग पे रहती है तो आपके अपने दिमाग पे रखें और उसके बेसिस पे आप सैलरी नेगोशिएट करें। लेकिन उन सामने वाले हायरिंग मैनेजर को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है आपकी पर्सनल नीड के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो आता है, डो नॉट हेजिटेट टू यूज एन ईमेल फॉर सैलरी नेगोशिएशन व्हेन रिक्वायर्ड। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, वैसे अधिकतर समय जो सैलरी नेगोशिएशन होता है वो इन पर्सन होता है या तो फोन पे हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे समय होता है। लेकिन कई बार जो है हायरिंग मैनेजर की तरफ से ईमेल भी आता है। ठीक है, तो वहां पे भी आपको कोशिश करनी है कि फर्मली आप अपना सैलरी का जो बार है, जो आप सैलरी चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से रखें कि मुझे इतनी ही सैलरी चाहिए, दिस इज व्हाट आई डिमांड एंड होपफुली यू विल कंसिडर दैट, थैंक यू, रिगार्ड्स करके आप एक प्रॉपर ईमेल भेज दें। ठीक है, तो ईमेल के थ्रू भी आप सैलरी नेगोशिएशन कर सकते हैं, बट आपको फर्म रहना पड़ेगा कि भाई मुझे इतनी ही चाहिए। ठीक है, फिर अगला है ऑलवेज लिसन टू द हायरिंग पर्सन। ठीक है, आप हायरिंग पर्सन की भी बात सुने। ठीक है, कि वो क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बात की थी, उनके शूज में भी जाके आपको देखना है। तो यहाँ पे भी बात यही निकल के आती है। थोड़ा सा आप हायरिंग पर्सन की भी बात सुने। वो जब आपको हायर करेंगे तो आपको रोल्स के बारे में बताएंगे, आप क्या रोल आप प्ले करने वाले हैं कंपनी में, किस तरह से आप प्ले करने वाले हैं, तो उस रोल के बारे में आप ध्यान से सुने। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं। कोशिश करें कि उस रोल के बारे में आप ध्यान से सुनें, क्योंकि उसके बेसिस पे भी आप अपने दिमाग में बना सकते हैं, ओके मुझे तो ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से आती हैं, तो मैं इतने कम में क्यों रुकूं, मैं इतना, मुझे फिर इतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव, ताकि दोनों पार्टी का जो है विन विन सिचुएशन हो जाए। ठीक है, ताकि उनको भी लॉस ना हो, आपको भी लॉस ना हो। ठीक है, अब अगला जो है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर होता है कि वो ना कहने से डरते हैं। ठीक है, सो डोंट फेयर टू से नो। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है सैलरी नेगोशिएशन, आपको नहीं पसंद आई और उन्होंने जो आपको सैलरी ऑफर की है वो बहुत ही कम या नेग्लिजिबल आपको लगती है, तो आप डायरेक्टली मना कर सकते हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सीधे मना कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, देखिए, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली नो भी करते हैं तो अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल कैंडिडेट हैं, तो आपको तुरंत वो काउंटर ऑफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो हमेशा से आपको नो कहने में झिझकना नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आता, आप सीधे मना कर सकते हैं कि नहीं, मैं इतने कम सैलरी पे काम नहीं कर सकता, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या है गेटिंग एन आंसर। ठीक है, अगले स्टेप। तो गेटिंग एन आंसर में आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ऑलवेज आस्क एन ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं दोस्तों? ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि जब आपको कोई चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में पूछनी है। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। तो आपको हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं जो हायरिंग मैनेजर है उससे। अगर मान लीजिए आपको वो सैलरी जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं देते, ठीक है, तो आपको झिझकना नहीं है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछ देना है कि क्या कारण है, किस कारण से मुझे सैलरी इतनी नहीं मिल सकती। मैं इतना वैल्यूबल कैंडिडेट हूँ और मुझे इतनी सारी चीज़ें आती हैं एंड आई डिजर्व दिस मच ऑफ अ सैलरी। ठीक है, तो क्या कारण है कि कंपनी मुझे इतनी सैलरी नहीं दे सकती, इसके पीछे। तो क्वेश्चन पूछने में आपको झिझकना नहीं है, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन खुल के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा और आप अपने डिसीजन में और फर्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला आता है ट्राई टेकिंग पॉज ड्यूरिंग सैलरी नेगोशिएशन एंड कन्वर्सेशन। तो इसमें क्या है कि जब
आपसे मान लीजिए आप पहुँचते हैं सैलरी नेगोशिएशन के लिए और आपने अपना नंबर रखा और या फिर मान लीजिए आपने कभी आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए पहुँचते हैं और आप अपना नंबर रखना भूल जाते हैं और हायरिंग मैनेजर जो है अपना नंबर रख देता है कि हम आपको इतनी ही सैलरी देंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जस्ट टेक अ पॉज। उस तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुरंत जवाब देने में आदमी फंस जाता है। आपको तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय ले लें, पॉज ले लें, एक आध सेकंड का पॉज ले लें। अब एक आध सेकंड में या तो आप पॉज ले सकते हैं या तो जैसे मतलब कुछ भी, ठीक है। तो मतलब पॉज लेके उसको फिर सेंसिबली आंसर करें। जब आप पॉज ले लेंगे ना, तो इससे क्या रहेगा, जो हायरिंग मैनेजर है जो आपसे सैलरी नेगोशिएट कर रहा है उनके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इस बंदे को तो सैलरी जो हमने ऑफर की वो पसंद नहीं है, तो ऑलरेडी वो अप करेगा, आपकी जो सैलरी है जो आपको दिया है वो ऑलरेडी अप करेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर क्रिएट करता है। तो कोशिश ये करें कि बीच में पॉज भी आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला आता है काउंटर द आर्गुमेंट व्हेन एवर यू फाइंड द सैलरी ऑफर टू यू इज नॉट एट पार। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको रूडली आर्गुमेंट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि जब आपको सैलरी ऑफर होती है और आपको लगता है कि सैलरी आपके मुताबिक आपको नहीं मिली है, तो कोशिश ये करना है कि जो हायरिंग मैनेजर है उनके साथ आप नॉर्मल आर्गुमेंट करें और पूछें कि मुझे सैलरी इतनी क्यों नहीं दी जा रही है, क्या कारण है, मतलब मैं कारण जानना चाहता हूँ कि मुझे इतनी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, ठीक है। जब इस पोजीशन के लिए इस मार्केट में वैल्यू इतनी है, ठीक है, मार्केट में इतनी, और आपको पूरा रिसर्च करके जाना है दोस्तों, यहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मार्केट जब आपको पता रहेगा तभी आप सैलरी नेगोशिएट कर पाएंगे। तो कोशिश ये दिमाग में बहुत ज़रूरी है रखना। तो डायरेक्टली आप आर्गुमेंट करें, ठीक है, कि मुझे मार्केट के हिसाब से जो सैलरी है क्यों नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो आर्गुमेंट भी आप कर सकते हैं, उसके बेसिस पे विन विन सिचुएशन आपको मिल सकता है वहां पे, ठीक है। फिर अगला आता है ट्राई कंसिडरिंग अदर ऑप्शंस। लेट्स से कि आपके जो हायरिंग मैनेजर हैं वो बज नहीं होते हैं या फिर टस से मस नहीं होते हैं, अगर हिंदी में बोलूँ तो अगर वो एक ही जगह अड़े रहते हैं, ठीक है, आप दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं। दूसरे ऑप्शंस में क्या आता है, बोनस आ सकता है, ठीक है, बोनस आ सकता है। फिर उसके बाद लीव्स आ सकती हैं कि भाई आप एक्स्ट्रा लीव्स अगर आपको मिल सके तो, ठीक है। फिर उसके बाद डेजिग्नेशंस आ सकते हैं, आपको जो हायर डेजिग्नेशंस मिल सकती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे भी आप फिर कंसिडर कर सकते हैं। और जो आखिरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें, वो ये है कि कभी भी सैलरी नेगोशिएशन करने से डरे नहीं, ठीक है। आपको जब आप कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, तो वहां पे जब आपका सैलरी नेगोशिएशन होता है बहुत सारे लोग डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। आपने इंटरव्यू क्रैक किया है, आपने इंटरव्यू दिया है या आप किसी कंपनी में ऑलरेडी इतने साल से काम कर रहे हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने वैल्यू दी है या आप वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। और आपका अगर इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हुआ है तो आपका चयन हुआ है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, क्योंकि आपके पास वो वैल्यू है, वो ट्रेट है जो उस जॉब के लिए चाहिए। तो डरना किस बात का, ठीक है। तो आपको अलग लगता है कि भाई मेरी वैल्यू 50,000 की है, तो मेरे को इतना चाहिए ही चाहिए और मैं ये लेके रहूंगा, तो आपको डरना नहीं है। आपको फेयरलेस होके आप डायरेक्टली जो है, मैंने जो चीज़ें बताई पीछे भी बताई इसमें भी बताई, उन सब चीज़ों के ऊपर काम करके प्रॉपर तरीके से आप सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। तो यही था जो सेशन था, इतना ही था। थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन मुझे पता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि आप लोगों को बताऊं कि जब आप सैलरी नेगोशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं यहाँ पे और सैलरी नेगोशिएशन में उनको घाटा हो जाता है। जहाँ पे उनको बहुत अच्छा खासा सैलरी हाइक मिलना चाहिए, वहाँ पे बहुत कम लेके आ जाते हैं। तो मैं तो यही बताऊंगा कि जो जो मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो करें, उनको एक बार अच्छे से देखें और उनको एनालाइज करें कि आप ये सारे स्टेप्स कैसे, जब आप सैलरी नेगोशिएट करने जाएं अपनी कंपनी में या फिर किसी दूसरी कंपनी से ऑफर मिले, तो उस कंपनी में आप कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं और ताकि आपको अच्छी सैलरी मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। मेरे तरफ से पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे आप लोगों का जो है ज्ञान एचआर रिलेटेड टॉपिक्स में बढ़े और जब आप इंटरव्यू देने जाएं या किसी भी कंपनी में आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए तो वो पूरी तरह से मिल पाए, ठीक है दोस्तों।
तो होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो मेरा ये वीडियो। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट है, काफ़ी रिसर्च करके बनाया हुआ है। तो कोशिश करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखें।